सर हमें बिजनेस स्टडीज समझ तो आती है सर, हम बिजनेस स्टडीज पूरा कवर कर लेते हैं और हाफिली का एग्जाम भी दे के आए। हमें पता लगा कि जब हम लिख के आए तो पता लगा कि यार बहुत सारे मतलब नंबर मिलने वाले हैं, लेकिन जब रिजल्ट का दिन रहा तो बिजनेस स्टडीज में नंबर कम हो गए। प्री बोर्ड्स में भी हमसे वही गलती हुई, लेकिन सर हम बोर्ड्स में ये गलती को नहीं दोहराना चाहते हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि गलती हो कहां रही है। लिख के तो पूरा आ रहा है, पढ़ तो पूरा लिया है, लेकिन फिर भी मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे हैं बिजनेस स्टडीज में। और सर आपने हमको बहुत क्लासेस लेके बताया है कि वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, लिख लिख के बताया है कि कैसे आंसर्स को लिखा जाए, बट वाकई में एक आंसर शीट कैसी दिखती है एक टॉपर की। बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में ये चीज देखने वाले हैं। तो मैं आपके सामने लेके आया हूं सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आंसर शीट जो रिलीज की जाती है वो लेके आया हूं, और ये जो आंसर शीट है ये टॉपर की है। अब इस आंसर शीट को दिखा के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिजनेस स्टडीज में किस तरीके से आंसर्स को लिखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स जो है बटोरे जा सके एग्जामिनर से। भाई एग्जामिनर एक इंसान है, बैठा हुआ है कॉपी चेक करने के लिए, उसका अपना एक टारगेट है, वो एक दिन में बहुत सारी कॉपीज को चेक करने के लिए बैठा है। आप एग्जामिनर को क्या देंगे वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपको क्या देगा, यानी कि आप जितना लिख के आएंगे, जितना अच्छे तरीके से लिख के आएंगे, उतने ही ज्यादा नंबर वो आपको देगा। एग्जामिनर कि आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर देने के लिए बैठा हुआ है, राइट। चलो यार तो शुरू करते हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज की आंसर शीट, टॉपर्स की आंसर शीट का एनालिसिस। ठीक है भाई, देखो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो सबसे पहले यहां पे मुझे दिखते हैं एमसीक्यूज वाले सेक्शन, और आप में से अभी तक मुझसे कुछ बच्चे यही सवाल पूछते आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया। वो सवाल क्या है? वो सवाल भैया अगेन वही रिपीट में है कि सर आंसर्स कैसे लिखा जाए, मुझे बिजनेस स्टडीज में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। पढ़ तो सब कुछ लिया है, आपने हमको सब कुछ पढ़ा दिया है, हमने वन शॉट भी देख लिया, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, हर तरीके का सेशन हम कवर कर चुके हैं, बट फिर भी कैसे लिख के आना है और कितना लिख के आना है हमको कंफ्यूजन है। तो बेटा सबसे पहले ये 20 एमसीक्यूज आपको दिख रहे हैं। देखो बच्चे ने क्या किया है, सिंपल लिखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी वाला ऑप्शन है वो यहां पे लिखा है, मैच द फॉलोइंग होगा तो ए का 3, बी का 1 और सी का 2। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके 20 तक ये बचा गया। अब जो भी एमसीक्यूज के राइट ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ उसने वो ऑप्शन आगे लिख दिए। अब बाकी जिम्मेदारी एग्जामिनर की है। ऑब्वियस सी बात है भैया, क्वेश्चन के आगे उसने ऑप्शन लिखा हुआ है तो सही ऑप्शन ही लिखा होगा। अच्छा, आपको इस पूरी कॉपी में कहीं भी मार्जिन नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहां पे हल्का सा गैप दिखाई दे रहा है। आप लोग का एक सवाल रहता है ना, सर मार्जिन खींचना है कि नहीं खींचना है फॉर प्रेजेंटेशन। बेटा देखो आपको इस कॉपी में कहीं भी मार्जिन नजर नहीं आ रहा है। इस पेज का अपना एक मार्जिन होगा जो होता है हर आंसर शीट का, बस वही है। यहां पे कोई मार्जिन नहीं खींचा, तो बेटा मार्जिन खींचने ना खींचने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लाइन छोड़ने ना छोड़ने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। राइटिंग आप इस बच्चे की देख सकते हैं, सिंपल कर्सिव राइटिंग है। हमें आंसर्स नहीं देखना, हमें क्वेश्चन नहीं करना, हमें बस इसको एनालाइज करना है। पहला पॉइंट होता है भैया हैंड राइटिंग। आप हैंड राइटिंग देख लो, सिंपल है, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा खराब नहीं कहेंगे, इतना है कि जो लिखा हुआ है बिना एफर्ट डाले समझ में आ रहा है। एग्जामिनर को इसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत छोटी हैंड राइटिंग भी नहीं है और बहुत बड़ी बड़ी भी नहीं है, बहुत जगह छोड़ के भी नहीं लिखा हुआ है। एग्जामिनर को एफर्ट लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डिटेल्ड है तो डिटेल वर्ड हमको समझ में आ रहा है, हमें नॉलेज यहां पे लिखा है तो नॉलेज वर्ड समझ में आ रहा है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जहां पे एग्जामिनर को कम दिमाग लगाना पड़ता है, एग्जामिनर वहां पे पूरे पूरे नंबर देता है। आप देख सकते हैं कि यहां पे एग्जामिनर ने टिक कैसे लगाया है। हाँ भैया ऑप्शन सही है टिक लगा दो, ऑप्शन सही है टिक लगा दो, टिक टिक टिक, बार बार उसने टिक का यूज किया है, यानी कि आपके ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो ऊपर आ जाते हैं और फिर देखते हैं भैया यहां पे और क्या चीजें निकल के आएंगी। अब बेटा आपको पता है कि एमसीक्यूज के बाद जो क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 से लेकर 4 क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपके 4 क्वेश्चन या मैं कहता हूं 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके जो होते हैं वो 3 नंबर के होते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 21 से देख लीजिए। अब यहां पे क्वेश्चन रहा होगा कि व्हाट इज ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कहा होगा और एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग बताए होंगे। तो बेटा इस कॉपी में देखिए बच्चे ने कैसे लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है, the process by which the attitude, skills and abilities of employees to perform a specific job are increased is training। बेटा एक ऐसी प्रोसेस जहां पे एम्प्लॉय के एटीट्यूड, स्किल्स और एबिलिटीज, देख रहे हैं किस तरीके से कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है। एटीट्यूड पकड़ा है बच्चे ने, याद करके आया था कि ट्रेनिंग में एटीट्यूड वर्ड जोड़ा जाएगा। स्किल्स बच्चे ने याद करके आया था, जोड़ा है। एबिलिटीज जोड़ा है बच्चे ने, ठीक है। और लिखा है कि भैया स्पेसिफिक जॉब को करते समय जब आप ये सब इंक्रीज करने की बात करते हो तो उससे अपन ट्रेनिंग कहते हैं। ये तो लिखा ही लिखा है और बच्चा इतना समझदार था, ये जो भी था, जो भी टॉपर रहा होगा, उसने इन कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन भी किया है। तो पहला पॉइंट हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है, दूसरा कीवर्ड्स पकड़ रहा है, और तीसरा कीवर्ड्स को हेडलाइन भी यानी कि अंडरलाइन भी कर रहा है। बाकी कोई बहुत ज्यादा पेन का चेंज नहीं है, बहुत ज्यादा लाइन छोड़ के या गैप करके नहीं लिख रहा है बच्चा।
ठीक है। लास्ट में पूछा गया एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग के क्या फायदे हैं भैया। बच्चे ने ये देखो 1 2 और 3 पॉइंट समझाए, 2 लाइन लिखी है, देखिए यहां से यहां तक लिखा है, यहां से यहां तक लिखा है और यहां से यहां तक लिखा है। और आप देख रहे हैं पूरा एग्जामिनर ने पूरे क्वेश्चन को टिक लगाया, कहीं भी काटम पीटी नहीं की है और इस बंदे को पूरे 3 नंबर मिल गए होंगे। बढ़िया सिंपल सी बात है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट एक्सप्लेन करके आया और 3 नंबर इसने ले लिए। ठीक है बेटा, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं कि पूरे 2 लाइन इसने यहां पे लिखे हुए हैं और एग्जामिनर को पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए, इसके अलावा ये तो हो गया भैया 3 नंबर का क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं किसी 4 नंबर के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 25 तक तो होते हैं 3 नंबर वाले। ठीक है, अभी देख लेते हैं एक 4 नंबर का क्वेश्चन इस बच्चे ने किया होगा। चलिए ये देखते हैं, ये है आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 27। ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में पूछा गया होगा साइकोलॉजिकल बैरियर के बारे में बताओ। तो देखो इसमें यहां पे लिखा हुआ है, मतलब पार्ट्स में क्वेश्चन होगा। ए में लिखा हुआ है कि ये साइकोलॉजिकल बैरियर है और ये साइकोलॉजिकल बैरियर का प्री मैच्योर इवैल्यूएशन है। कोई केस स्टडी है, पक्की बात है। केस स्टडी पढ़ के बच्चे को यह बताने के लिए कहा गया होगा कि ये कौन सा बैरियर है और उसके अंदर कौन सा बैरियर है। तो बच्चे ने देखिए साफ साफ 2 शब्दों में बताया है। इसके अलावा 2 अदर कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में पूछा गया होगा। तो बच्चे ने लैक ऑफ अटेंशन बताया हुआ है और यहां पे लॉस बाय ट्रांसमिशन बताया हुआ है। सिंपल, साफ, शुद्ध कहानी। ठीक है, और इसके बाद बच्चे ने 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बताया है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर नंबर ना काट पाए, जो कि है डिस्ट्रस्ट। आप देख रहे हैं ये चीज मैंने भी आपको कई बार बताई है कि भैया बिजनेस स्टडीज में 2 पूछा गया है तो 3 पॉइंट लिख के आइए ताकि एग्जामिनर आपके नंबर काट ही ना पाए। इतना करके आएंगे, देखिए कितने वर्ड लिखे होंगे इसने, एक पन्ना मुश्किल से नहीं लिखा होगा। 4 मार्क्स एग्जामिनर ने पूरे दिए। देख रहे हो आप यहाँ पे पूरे 4 मार्क्स दिए। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन को आपको दिखाता हूं। 3 नंबर का हो गया, 4 नंबर का हो गया, 6 नंबर वाले क्वेश्चन को दिखाता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, बच्चे ने जो आखिरी के पेजेस है वो काट दिए ताकि इस पे कुछ भी ओवर राइटिंग ना हो सके। ठीक है, चलिए तो अपन देख लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर, एक 6 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया सा जो इस बच्चे ने लिखा है। ठीक है, देखो ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31, एक 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। और यहां पे क्या किया है बच्चे ने, क्वेश्चन में पूछा गया होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करें। डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में पूछा गया था। देखिए साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, सिंपल शुरू हो गया कि ये प्रिंसिपल कहता है वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। ठीक, पहली चीज तो यहां पे ये देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहां पे उसने कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जैसे कि स्पेशलिस्ट, ट्रेंड। ठीक है, इसके अलावा वेरी गुड नॉलेज। ठीक है, इसके अलावा उसने यहां पे एक डायग्राम बना रखा है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब कि भैया फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करने पे भी नंबर मिलता है। कुछ नहीं किया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन लिखा है और ये बादल बना के उसके अंदर शब्द लिख दिए हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, और हो गया काम। ठीक, और आगे आ जाओ और देखते हैं इसने क्या क्या लिखा है। फिर उसके बाद रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया होगा, ये देखिए एक्सप्लेन कर दिया। और जो पॉइंटर से वहां पे ये एरो लगाए हुए हैं, आप देख रहे प्रेजेंटेशन देख रहे हैं बच्चे की, स्वीट, सिंपल, क्लियर, बिल्कुल मतलब सिंपल सी प्रेजेंटेशन है। बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि भैया आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं या कम एफर्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। सिंपल एरो बनाया है और अपने पॉइंट्स लिखे हैं, जो कुछ भी उसको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, और देख लेते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज की, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट की बात हो रही है। यहां भी इस बच्चे ने यही किया। पॉइंट नंबर 3, नंबर डाला, हेडलाइन किया, यहां पे वही एरो और वही इसके पॉइंट्स, सिंपल सिंपल, क्लियर क्लियर। ठीक है, मेरे ख्याल से 3-4 की बात हो रही होगी। ये देखिए 3 यहां पे प्रिंसिपल समझाए, 6 नंबर इसको एग्जामिनर ने दे दिया। आई होप कि बच्चा पार्टी आप लोग को ये जो बात है, ये जो सेशन है, ये अच्छा लगा। यहां पे मैंने पूरे आंसर शीट की वैल्यूएशन कर दी। यहां पे 2-3 चीजें बड़ी कॉमन थी। कॉमन पॉइंट नंबर 1 वो था हैंड राइटिंग। सिंपल हैंड राइटिंग रखिए, ना बहुत ज्यादा बड़ी ना बहुत ज्यादा छोटी, एग्जामिनर को एफर्ट ना लगाना पड़े आपकी हैंड राइटिंग को चेक करने में। पॉइंट नंबर 2, देखो पहला पॉइंट हो गया भैया हैंड राइटिंग। दूसरा पॉइंट हो गया कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, फ्लो चार्ट्स वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या निकल के आया यहां पे कि कीवर्ड्स को बिल्कुल मेंशन करिए कि मैंने यहां पे कीवर्ड्स लिखे हैं, और आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आ सकते हैं। हमेशा आंसर्स को पॉइंट में लिखिए। इसके बाद वर्ड लिमिट में रहकर ही आंसर्स को लिखिए। इन सारी चीजों के बारे में यहां पे बात की गई है। सिंपल, स्वीट, क्लियर, है ना, यही 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी बेटा देखो नॉलेज तो आपको पढ़ने से आएगी। इस बच्चे ने भी पढ़ाई की होगी, चीटिंग करके तो लिखा नहीं होगा। ठीक है, नंबर मिल जाएंगे आपको अगर आप इतनी चीजें मेरी फॉलो करते हो। और यही सारी चीजें मैं आपको क्लास में भी रिपीटेडली बोलता रहता हूं कि भैया ये सारी चीजें आपको करनी है। आई होप कि बच्चा पार्टी आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको इन पॉइंट्स के बारे में आप सीरियस होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करना शुरू करेंगे। मेरी लाइव क्लासेस में बिना रुके बिना थके एनरोल किया करो, आया करो। शाम को 6 बजे होती है और आज भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में
शाम को 6 बजे मतलब आपकी जो सेशन है वो लगा हुआ है और आप लोग उसको देख सकते हो, ठीक है। सारी क्लासेस में एनरोल करना है। कॉमर्स अड्डा 24/7 जिस प्लेटफॉर्म पे तुम अभी हो वो तुम्हारे लिए बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए और सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए कॉमर्स का बेस्ट प्लेटफॉर्म हो रहा है इस समय। अमन सर अपने अकाउंट्स में लगे हुए हैं, पूरा आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, सीयूईटी और बिजनेस, सीयूईटी और बोर्ड्स का। मैं लगा हुआ हूं बीएसटी में, प्रिंस सर लगे हुए हैं आपको इकोनॉमिक्स में, और आदित्य भैया आपके लगे हुए हैं आपको इंग्लिश पढ़ाने में। तो भैया स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल फॉर सीयूईटी एंड फॉर क्लास 12। मिलते हैं बच्चों ऐसे ही अगले सेशन में। और किन टॉपिक्स के बारे में आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।